हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ। आज है 47वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, पिछली कक्षाओं में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 4 कसौटियाँ, क्राइटेरिया या नियम, रूल्स पढ़ चुके हैं। आइए इनका पुनर्विलोकन करें। देखो, आपको कहा गया है क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब आगे देखेंगे हम। तो इसमें कहा गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आप देख के बताओ, तो साफ पता चल रहा है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। इनको देखो, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? ये भी नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट चलते हैं सर्वांग सम की पहली कसौटी। यह त्रिभुजों की सर्वांग समता की पहली कसौटी है, क्राइटेरियन। ठीक है, तो अभिगृहित है, तो स्वयं सिद्ध सत्य है ये, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अभिगृहित 7.1 SAS सर्वांग समता नियम। तो ये कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इसका कहने का मतलब क्या है, समझते हैं। देखो, इसके कहने का मतलब है, यहाँ पर मैं दो त्रिभुज बनाऊंगा। ठीक है, चलो बराबर नहीं बने, आप बराबर मानना, ठीक है ना, भले मेरे से कैसे भी बने। चलो अरे बन जाता है यार, चलो बन जाएगा वैसे तो। ठीक है, देखते हैं अगर बनता है तो डबल डुप्लीकेट। ये देखो, इसका कलर कर दिया हमने ब्लू। तो इन दोनों त्रिभुजों को गौर से देखो। ये कह रहा है कि अगर दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, कंडीशन क्या है कि आपकी दो भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के इक्वल और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के इक्वल हो। और एक और कंडीशन है कि उनका अंतर्गत कोण, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो। अंतर्गत दोनों भुजाओं के बीचों में, देख रहे हो, इस भुजा, कलर बदलते हैं, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच में ये वाला कोण, ऐसे ही ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के बीच में ये वाला कोण। अगर दो भुजाएं बराबर हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली इस वाली के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते, आगे कह रहा है, इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। ठीक है, अभिगृहित के लिए परिशिष्ट 1 देखिए, मैंने आपको परिशिष्ट 1 अध्याय 5 में दिखा दिया था। बाकी आप परिशिष्ट की पूरी वीडियो बाद में देखोगे। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण 1 कह रहा है, आकृति 7.8 में OA बराबर OB है, जो कि यहाँ पर दिया है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है और OD OC के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, जो कि इसमें पहले से ही निशान लगे हुए हैं। आगे कह रहा है, दर्शाइए कि ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। ठीक है, और AD समांतर BC है। तो देखिए कैसे दिखाना है इसे। हम आकृति से करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये दो त्रिभुज देखो, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, दो अलग अलग त्रिभुजों की बात हो रही है। तो एक साइड इक्वल, दूसरी साइड इक्वल। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला एंगल जो साइडों के बीच में है, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में है, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहाँ देख सकते हैं साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब देखो, आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा बनाए विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों कोण आपके क्या है। इसे अगर मैं तिर्यक रेखा मान लूँ तो ये नहीं हटाना था ना,
इन दोनों कोण को देखो, आपको ये पता चलता है कि ये है आपके एकांतर अंतःकोण, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, एकांतर अंतःकोण। अगर आपको पता है कि अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सी बी समांतर ए डी, ठीक है, या हम बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ए डी समांतर बी सी, हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो लिखने का तरीका सीख लो पहले। लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका क्या कह रहा है, आपको जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है पहले उन त्रिभुजों को लो, ठीक है। तो आपने उन त्रिभुजों को लिया ए ओ डी और बी ओ सी में, ओ ए ओ बी ये इक्वल आपको गिवन थे, ठीक है, दिए हुए थे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना दिया है। फिर उसके बाद आप ये लिखना एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, आपको पता ही है जब दो लाइनें परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो आपके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हो दो भुजाओं के बीच में दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहली बात आपने सर्वांग सम प्रूफ कर दिया, ठीक है। फिर आप फिर लिखना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे। तो एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी, तो एकांतर कोणों का युग्म बनाते, एकांतर अंतः कोणों का, ठीक है, युग्म बनाते हैं। तो अतः हम ए डी समांतर बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया और लिखने का तरीका भी, इसे याद कर लेना, पेपर में ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। और वैसे नॉलेज के लिए आकृति से समझते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 कह रहा है आपसे ए भी एक रेखाखंड है और एल रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब एक तो समद्विभाजित कर रही है, ऊपर से 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, लंब बना रही है, ठीक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। इसका कहने का मतलब है, आप प्रूफ करिए ए पी इजकल टू बी पी, ठीक है, दोनों क्या हो, इक्वल हो। देखो अगर आप इन दोनों ये जो लंब समद्विभाजक से दो त्रिभुज बने, एक इस साइड वाला और एक दूसरी तरफ वाला, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। आप क्योंकि आपको पता है बाय CP/CT हम कह सकते हैं इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। आकृति से करते पहले, फिर लिखने का तरीका देखेंगे। देखो हमें अभी तक एक ही रूल पता है, उसका नाम है SAS, साइड एंगल, मतलब साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है। दो साइड है, दूसरी त्रिभुज की दो साइड के इक्वल हो और बीच में जो एक एंगल है वो भी इक्वल हो, ठीक है। तो आप जानते हो लंब समद्विभाजक है, तो ये आपका लंब बनेगा और ये दोनों लंब समद्विभाजक का मतलब AC आपका किसके, BC के इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। और आपका ये जो PC है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो देख रहे हो, देखो ये PC इक्वल होगा ना, दोनों त्रिभुजों में है PC। अगर मैं ऐसे इमेजिनेशन करो अपनी, ऐसे बनाऊँ इसे और इसको अलग कर दूँ थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, मैंने थोड़ा सा काट दिया है, ठीक है। अब देखो क्या बनाया आपका, ये आपका है PCA और ये आपका PCB, ठीक है। देख रहे हो PC इक्वल, AC और BC इक्वल और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इक्वल। तो दो भुजाएं आपस में बराबर है और भुजाओं के बीच का एक एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं SAS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर सर्वांग सम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, मतलब AP बराबर BP। तो हम कह सकते हैं कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंट है। देखो लिखने का तरीका आप इस पुस्तक में से देख लेना, ठीक है, एक बार पॉज करके देख लो, ठीक है। मैंने जो बताया वही तरीका है, ठीक है, कोई अलग तरीका नहीं है। एंगल आपको लिखना आता ही है, एंगल कैसे लिखोगे, PCA PCB 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, नहीं तो आप लिख सकते थे बाय CP/CT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा हिंदी में नहीं लिखना चाहते तो लिख दो बाय CP/CT, ठीक है, मीनिंग सेम है, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं मतलब आपस में बराबर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है ये हमसे, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, क्या ये सर्वांग सम है? तो हमें पता चला ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैंने अभी आपको तो बताया था, दो भुजाएं बराबर है, सही बात है, दो भुजाएं बराबर है, लेकिन दो भुजाओं के अंतर्गत कोण आपका बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, ना कि दूसरा कोण। ठीक है, अंतर्गत मतलब बीच का, दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ के होंगे, ना कि बाहर का, कहीं बाहर का कोण बराबर समझ के खुश हो रहे। ठीक है, क्योंकि खुशी भारी पड़ जाएगी आपको। आई होप आप समझ गए होंगे, दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों की, और एक अंतर्गत कोण बराबर होना चाहिए, तभी हम कहते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि साइड एंगल साइड नियम तो सत्य है, परंतु एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल नियम सत्य नहीं है। ठीक है, जो कि ऊपर वाला आपका क्या था, ये था आपका साइड साइड एंगल, जो कि आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा साइड एंगल साइड। अब हम दूसरी सर्वांग समता का नियम देखेंगे। तो दूसरी कसौटी है आपकी ASA, सर्वांग समता नियम, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, ध्यान से सुनो, दो कोण और उनके अंतर्गत मतलब बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, एंगल एंगल, ये वाला एंगल बराबर है, और उनके बीच की भुजा मतलब ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपके सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अंतर्गत ध्यान रखना, अंतर्गत मतलब बीच में इन दोनों के। ठीक है, तो ये कैसे सर्वांग सम होंगे, एंगल साइड एंगल कसौटी द्वारा। ठीक है, या सर्वांग समता के नियम द्वारा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो एंगल साइड एंगल है, ये आपकी एक प्रमेय है, प्रमेय 7.1, इसे सिद्ध किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मुझे इतना खास नहीं लगा इसे समझाना, तो मैं ये समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, आप इसे एक क्रियाकलाप द्वारा ही सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे सिद्ध करना चाहो तो आप इसे पढ़ लेना, ये देख सकते हो 3 पेज का है ये पूरा। ठीक है, मैं आपको क्रियाकलाप बताता हूँ, आप क्या करना, आप प्रकार लेना और डी लेना। ठीक है, तो क्या करना, आप दो कोण, पहले सबसे पहले एक दो बराबर भुजा खींचना। ठीक है, दो बराबर भुजा खींचना। ठीक है, फिर कोण बनाना। ठीक है, ऐसे करके, अरे बन जा, अरे कहाँ जा रहा। ठीक है, फिर बराबर कोण खींचना उसी पर, ये देख सकते हो, ये हो गया आपका 45। ठीक है, ये 50 हो गया, कहाँ गया, ये 50 हो गया आपका। ठीक है, फिर आप, अरे वहाँ बच्चा भाई। ठीक है, अब देखो ये वहाँ से कितना बैठेगा, ये बैठ रहा है आपका 74, इसमें देख सकते हो आप, इसमें है। ठीक है, अरे कुल मिला के आप क्या करना, इसे रहने दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल खींचना। ठीक है, एक बराबर भुजा खींचना और ये दो एंगल इक्वल खींचना, ऐसे करके 2 पेपर पे करना। ठीक है, और उन्हें काटना, एक के ऊपर एक रखना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींची, उस पर यहाँ पर जो एंगल बनाया और एक यहाँ पर एंगल बनाया, एंगल बनाना आता होगा। ठीक है, उसकी यूज़ से बनाना, जो आपके पास डी होगा। ठीक है, ठीक है, चांदा बोलते हैं इसे। ठीक है, उसका यूज़ करना, तो अपने हिसाब से एंगल बना लेना इक्वल। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा पेपर लेना, दूसरे पेपर में भी सेम बनाना एंगल। ठीक है, फिर काटना इन्हें, इसे काटना, और काटने के बाद एक के ऊपर एक रखना, तो आपको पता चलेगा ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बस आप इससे प्रूफ कर दोगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने 2 कसौटियाँ देख ली है। कुछ और बातें बताना चाहूँगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बातें लिखी है, देखो, तीनों कोण की समता त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 3 बराबर भागों में से एक बराबर भाग भुजा अवश्य होना चाहिए। तो अगर आपके तीनों कोण बराबर है आकृति में, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी सर्वांग सम हो। ठीक है, कम से कम एक भुजा है वो आपकी बराबर होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे 2 सर्वांग समता के नियम। पहला था आपका एंगल साइड एंगल,
सॉरी साइड एंगल साइड, दूसरा था आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उदाहरण 3 देखते हैं। आगे क्या है, आगे है प्रश्नावली 7.1। उदाहरण 3 कह रहा है आपसे रेखाखंड ए बी और अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। मतलब ए बी एक सी डी के समान, ये दोनों समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन है, ओ, ठीक है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ बी समांतर त्रिभुज डी ओ सी, और दूसरा दिखाना है आपको ओ बी सी का भी मध्य बिंदु है। देखो इसी आकृति से समझा दूंगा मैं आपको पूरा प्रश्न। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो ए डी आपकी लाइन है और ये जो ओ है ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये आपका इक्वल दिया हुआ है बस। और एक और बात दी हुई है कि सी डी ए बी के समांतर है। तो आपको पता है अगर समांतर है तो ठीक है, अपना काम हो गया। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, ये देखो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ठीक है। और आपको पता है यदि दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखाएं बने और आपके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हो, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर हो नहीं बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतःकोण आपके बराबर होते हैं अगर समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा गिरती है तो, ठीक है। तो जी अपना काम हो गया। तो ये वाले कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है। समझ गए ना ये वाला कोण इसके बराबर क्यों है। अब मैं मिटा रहा हूँ जरा, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो आपके शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाले एंगल में आपके इक्वल होंगे, एक साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो ये एंगल, ये भी एंगल, और उसके अंतर्गत मतलब बीच में साइड भी इक्वल है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे सर्वांगसम क्यों है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। इसका मतलब ओ बी सी का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। बस इतना ही था इसमें। आप इसकी लैंग्वेज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रमेय इसका प्रूफ समझाना है मुझे आपको, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे बोलिएगा, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा इसकी प्रूफ के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नावली 7.1।